Good morning students, this is Divya Jyotish Srivastav and today we are going to start class 8th history. So our first chapter is how, when and where. मतलब कैसे, कब और कहाँ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए चैप्टर में हमको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हिस्ट्री यानी इतिहास होता क्या है. ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने के लिए हिस्ट्री की डेफिनेशन जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, देखिए we'll notice that several of our present practices and beliefs have undergone a change from those of the ancient and medieval times. देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट में, ठीक है, यानी भूतकाल में अलग हुआ करती थी लेकिन आज के समय में अलग है. ठीक है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं. ठीक है, क्या हमारा आप लॉ ही ले लीजिए. पहले क्या था, इंडिया किसी दूसरे देश का गुलाम हुआ करता था लेकिन आज इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक है ना. इंडिया फ्री है, यहाँ पे सॉवरेनिटी है. ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल दी गई हैं. ठीक है, तो अब जानते हैं कि हिस्ट्री का काम क्या है. ठीक है, हिस्ट्री है क्या. हिस्ट्री हेल्प टू आंसर सच क्वेश्चन एज इट रिकॉर्ड्स द डेवलपमेंट विच ब्रॉट अबाउट दीज चेंजेस. ठीक है, हिस्ट्री जो होती है एक लिखित रूप में आप कह सकते हैं, एक लिखित सबूत होता है, या फिर आप कह सकते हो कि एक लेख होता है हिस्ट्री, जिसमें रिकॉर्ड्स होते हैं. ठीक है, पहले के समय में जो चीज़ें थी, पहले के समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, चीज़ें कैसे हुआ करती थी, उसके रिकॉर्ड्स होते हैं. ठीक है, या तब से लेके आज तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या विकास हुआ, उसमें सारा आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा. ठीक है, हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. देखिए एक पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या चेंजेस आए, उसमें वही होती है हिस्ट्री. ठीक है, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट. सबसे बड़ी बात कि हिस्ट्री आपको ये बताती है कि चीज़ें पास्ट में कैसी थी. ठीक है, और अब वो किस तरह से चेंज हो गई हैं. अब उसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स. तो डेट की इम्पोर्टेंट क्या है. देखिए इस पैराग्राफ में आपको केवल एग्जांपल्स दिए हैं, तो एग्जांपल अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. एग्जांपल हम इधर देखेंगे. पहले हम ये जान लेते हैं कि डेट की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि डेट की इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, देखिए this help us to understand the trends of development within a time frame. Some dates and events act as a landmark because of their long term impact. देखिए डेट, हम अक्सर कहते हैं ना कि अरे यार हिस्ट्री लोगों ने बना दी और ख़ुद तो चले गए, अब हम उनका डेट ऑफ बर्थ याद करें, डेट याद करें, और कब युद्ध कौन सा हुआ था वो याद करें. तो देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है. कुछ युद्ध ऐसे हुए थे या बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती हैं आज के समय पे. ठीक है, या जिनकी वजह से हमारे देश में बहुत सी चीज़ें बदल गई, बहुत सी चीज़ें अच्छी हो गई. तो उनके बारे में याद तो हमें होना ही चाहिए ना, उनके डेट के बारे में तो हमको पता होना ही चाहिए. ठीक है, तो ये आप इनको कह सकते हो कि ये डेट्स जो होती है ना वो एक लैंडमार्क की तरह वर्क करती हैं, एक पहचान चिन्ह की तरह वर्क करती हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. द ईयर 1857 इज़ अ लैंडमार्क ऑफ इंडियन हिस्ट्री. देखिए जो 1857 ईयर था, ठीक है, वो क्या है, एक इतिहास का एक पहचान चिन्ह है. ठीक है, कैसे, नॉट ओनली बिकॉज इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. केवल इसलिए नहीं कि ये पहला वार था किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, बट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ द ईयर इन विच द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड. लेकिन इसलिए भी क्योंकि 1857 में ही क्या हुआ था, जो गुलामी अंग्रेज़ों की हम सह रहे थे, ठीक है, हमारा देश सह रहा था, वो क्या आ गया था, वो अपने अंत पे आ गया था. ठीक है, तो इसलिए 1857 इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद तो होना चाहिए ना. तो डेट्स की इम्पोर्टेंस यही है कि ठीक है, कि जो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, बहुत मुश्किल से हुई, या लोगों ने बहुत संघर्ष किया उसको करने के लिए, तो वो हमें याद तो होनी ही चाहिए. ठीक है, देखिए
ठीक है। अब हिस्ट्री तो हमने जानी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री केवल एक तरह की नहीं होती है, ठीक है। हिस्ट्री हैज़ मैनी डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स डिपेंड ऑन द एस्पेक्ट फ्रॉम विच हिस्ट्री इज स्टडीज। देखिए, डेट की इम्पोर्टेंस उस तरीके से पता चलेगी, उस दृष्टिकोण से पता चलेगी कि आप किस तरह की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देखिए, पहली आपकी टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं ढेर सारे। पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री डील विद पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट रेस्पेक्टिवली। द डेट ऑफ बर्थ, डेथ, वॉर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आर सिग्निफिकेंट फॉर पॉलिटिकल हिस्ट्री। देखिए, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें ये डेट ऑफ बर्थ, डेथ, वॉर्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम डेट की इंपॉर्टेंस जान गए कि हमारे लिए जो डेट्स हम याद करते हैं, जो ईयर्स याद करते हैं, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंटली हुई हैं, जो बहुत स्ट्रगल करने के बाद हुई हैं, जो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है जिनका हमारे कंट्री पे, तो वो हम याद तो करेंगे ही, ठीक है। अब देखते हैं पीरियोडाइजेशन इन हिस्ट्री। थोड़ा सा मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको पीरियोडाइजेशन क्या होता है। देखिए, जब किसी भी चीज़ को पीरियडाइज कर दिया जाता है, पीरियडाइज का मतलब होता है कि समय के अनुसार बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप इसमें पढ़ोगे कि हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में बांट दी गई है। पहली आपकी एंशियंट, दूसरा आपका मेडुअल और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो जो हिस्ट्री है, इतिहास, तो भाई हमसे पहले जो भी कुछ हुआ है वो सब इतिहास ही तो है। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब उन टाइम्स को, ठीक है, टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। देखते हैं, इन 1817 जेम्स मिल्स अ स्कॉटिश फिलोसफर पब्लिश्ड अ वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखिए, 1817 जेम्स मिल की बात हो रही है, स्कॉटिश फिलोसफर थे ये, ठीक है, जेम्स मिल्स, ठीक है। इन्होंने एक वक्त पब्लिश किया था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया का मतलब इनका यहाँ पे ये था कि इंडिया में जब कौन थे, ब्रिटिश शासक थे, ठीक है। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 ब्रॉड पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और इन्होंने हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया था। किस आधार पे, धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, ठीक है। पहला डिवीज़न क्या था, ही कॉल्ड द एंशियंट पीरियड हिंदू पीरियड। जो एंशियंट पीरियड था, सबसे पहला जो पीरियडाइजेशन हुआ था एंशियंट, जिसको नाम दिया गया था, उसको किस धर्म का मान लिया था, हिंदू धर्म का, हिंदू पीरियड मान लिया था। बिकॉज लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया वॉज देन अंडर द हिंदू रूलर्स। क्योंकि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा यानी अधिक से अधिक हिस्सा किसके पास था, हिंदू शासकों के पास था, ठीक है। लाइकवाइज ही कॉल्ड द मेडुअल पीरियड मुस्लिम पीरियड, ठीक है। उसी तरह से मेडुअल पीरियड, जो दूसरा पीरियडाइजेशन था जिसका नाम मेडुअल पीरियड था, उसको मुस्लिम का बोला। और जो मॉडर्न पीरियड था तीसरा, उसको ब्रिटिश का पीरियड बोला, यानी अंग्रेज़ों का पीरियड बोला, ठीक है। ही थॉट दैट ऑल द एशियन सोसाइटीज़ वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। उनको ऐसा लगता था कि एशिया में जितनी भी सोसाइटी हैं वो यूरोप के सोसाइटी से क्या है, बहुत नीचे लेवल पर हैं, बहुत लोअर लेवल पर हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा हट के देखते हैं। हिस्ट्रियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मेडुअल एंड मॉडर्न पीरियड्स। देखिए, अब हिस्ट्री को किन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न पीरियड। इट इज़ पीरियोडाइजेशन which is borrowed from the west, where the modern period was associated with industrialization, scientific progress and urbanization। इसको हमने कहाँ से लिया है, वेस्ट से, ठीक है, यानी पश्चिम से लिया है। देखिए, जैसे हम तो ईस्ट वाले हैं ना, तो हमने क्या किया है, वेस्ट से लिया है, ठीक है, इसको। बट द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स विद डेथ ऑफ औरंगजेब। लेकिन हिस्ट्री का जो मॉडर्न पीरियड है, हमने 3 पढ़ा ना, एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न। जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी स्टार्टिंग कहाँ है, औरंगजेब की मृत्यु से। औरंगजेब की डेथ जो कब हुआ था, 1707 में, मतलब 1707 में, ठीक है। 1707 के बाद से क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। औरंगजेब कौन था, मुगल एम्परर था, मुगल सम्राट था, ठीक है।
द 18th century was a period of political turmoil and economic stagnation in Indian history। देखिए 18वीं शताब्दी जो थी उसमें क्या हुआ था, भारत के इतिहास के लिए वो आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या गई, उसकी प्रगति नहीं हो रही थी, अर्थव्यवस्था की प्रगति रुक गई थी। ठीक है। द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड दैट ऑफ यूरोपियन प्रेजेंट अ कम्प्लीटली कंट्रास्टिंग सिनेरियो। देखिए जो इंडियन हिस्ट्री थी, मतलब इंडिया की हिस्ट्री और यूरोप की हिस्ट्री एक दूसरे से बहुत कंट्रास्ट है, बहुत अंतर है दोनों में। ठीक है। अब देखते हैं कॉलोनाइजेशन क्या था। देखिए कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है कि जब किसी दूसरे देश के लोग हमारे देश पे आके प्रभाव डालें, ठीक है, अपना प्रभाव डालें या अपनी सत्ता बनाएं, तो हम उसको कॉलोनाइजेशन कहेंगे। ओके, यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश how British established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices and forced cultivator to produce crop they need to export। देखिए हम अब ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश शासक थे, ठीक है, जो अंग्रेज शासक थे, उन्होंने किस तरह से हमारे देश के जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनको वही क्रॉप उगाने के लिए कहा, वही अनाज उत्पन्न करने के लिए कहा जो उनको चाहिए होता था। ठीक है। जो वो क्या करते थे, निर्यात करते थे, मतलब एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे अपने देश में ले जाकर, या क्या करते थे, यहाँ से कम पैसों में ख़रीदते थे और वहाँ पे जाकर अपने देश में जाकर अधिक पैसे में उसको बेचा करते थे। ठीक है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ से टैक्स लेते थे, यहाँ के इंडिया के लोगों से उनको एक्सप्लॉइट करके टैक्स लेते थे। ठीक है। और यहाँ की अर्थव्यवस्था पे उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, social, economic and cultural changes, we refer to the process as colonization। मैंने आपको बताया कि अगर दूसरे देश के लोग आके इस तरह से मतलब हमारी इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लें, ठीक है, यहाँ पे जो चेंजेस चाहे वो कल्चरल हो चाहे सोशल हो, वो चेंजेस कर दें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। फॉर इंस्टेंस ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन इंडिया to promote its trade and not to provide faster mode of travel to the Indian people। लेकिन इसको जानने से पहले हम दो लाइन ऊपर की जानते हैं। A colonization country uses the resources of its colonies to promote its own modernization। देखिए जो ऐसे देश आते हैं ना, जो अपना इम्पैक्ट डालते हैं, वो जिस देश को हड़प कर रखते हैं या जिस देश में शासन चला रहे होते हैं ना, उस देश के बारे में वो अच्छा नहीं सोचते, वो केवल अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। जैसे ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन इंडिया टू प्रमोट इट्स ट्रेड एंड नॉट टू प्रोवाइड फास्टर मोड ऑफ ट्रैवल टू द इंडियन पीपल। देखिए यहाँ पे अंग्रेज़ आए, उन्होंने रेलवे बनाया, ठीक है, उन्होंने रेलवेज़ बनाए, लेकिन हमारे लिए नहीं बनाए थे कि हम जो है हम इंडिया के लोगों के पास फास्टर मोड ऑफ ट्रैवल हो जाएगा, कि जो लोग आसानी से जहाँ चाहेंगे वहाँ जा पाएंगे। जी नहीं, हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने रेलवे इसलिए बनाया था ताकि उनका जो एक्सपोर्ट होता है, उनका जो बिज़नेस होता है, उनका जो ट्रेड है, जो व्यापार होता है, वो आसानी से किया जा सके। ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल कॉलोनियल रूल क्रिएटेड कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। और उन लोगों ने यहाँ पे क्या फैलाया, भेदभाव फैलाया, गरीबी फैलाई। ठीक है। कॉलोनाइजेशन गेव द ब्रिटिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडियाज रिच रिसोर्सेज। और कॉलोनाइजेशन ने क्या किया कि अंग्रेजी शासकों का यहाँ पे पूरा क्या कर दिया था, उनका पूरा कंट्रोल था हमारे संसाधनों पे। ठीक है। दे अडॉप्टेड पॉलिसीज विच अफेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल इन इंडिया। और वो सब कुछ करते थे हमें परेशान करने के लिए, ठीक है, जिससे इंडिया के लोगों को परेशानी हो। अब देखिए सोर्स मटेरियल, ठीक है, कुछ ऐसे सोर्सेज होंगे, कुछ ऐसे स्रोत होंगे जिनसे हमको ये जानने को मिलता है कि आखिर हिस्ट्री में क्या था, हिस्ट्री कैसी थी। भाई हम तो तब नहीं ना थे, हम थोड़ी देखने गए थे कि कहाँ पे कैसे क्या हुआ था। ठीक है। लेकिन सोर्स मटेरियल के थ्रू हमको ये जानने को मिलता है कि हिस्ट्री में, इतिहास में चीज़ें कैसे थीं।
तो देखते हैं, सम ऑफ द सोर्सेज आर ओरिजिनल, दे इंक्लूड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड लिटरेरी एविडेंसेस, मैन्यूस्क्रिप्ट, वीडियो टेप्स एंड ऑफ इंसिडेंट एंड इंटरव्यूज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़। देखिए क्या है, कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, कुछ मतलब एविडेंस, कुछ सबूत ऐसे हैं, कुछ प्रूफ ऐसे हैं, कुछ हस्तलिपियाँ ऐसी हैं, ठीक है, जो मिली हैं, जो पहले की हैं, कुछ लोगों के इंटरव्यू के जो बड़े बड़े उस समय पर्सनालिटीज़ थे उनकी वीडियो टेप्स हैं, ठीक है। तो उससे हमको ये जानने को मिलता है कि पहले का समय कैसा था, पहले के समय में कब क्या हुआ, ठीक है। देयर आर ऑल्सो डिराइव्ड सेकेंडरी सोर्सेज विच हेल्प अस टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री, दे इंक्लूड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, रिव्यूज़ एंड रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरीज। देखिए प्राइमरी हमने जाना एविडेंसेस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। सेकेंडरी रिसोर्सेज क्या थे, सेकेंडरी सोर्सेज क्या थे, किताबें थी, अखबार था, ठीक है, और लाइब्रेरी में कुछ रिटन रिकॉर्ड्स मिले थे, ठीक है। तो ये सारे सोर्स मटेरियल थे विच हेल्प अस टू प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट हिस्ट्री, ठीक है। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स क्या थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स ये थे कि उस समय की बात है, इतिहास की बात है कि इतिहास में जो भी शासक थे उन्होंने एक काम अच्छा किया था कि वो हर चीज़ का क्या करते थे, रिकॉर्ड बना के रखते थे, ठीक है। ब्रिटिश मेंटेन्ड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन रिकॉर्डेड इन अ डॉक्यूमेंट। देखिए जो अंग्रेज़ी शासक थे, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता था, ठीक है, वो क्या करते थे, उसका रिकॉर्ड बना के रखते थे। All administrative offices from central to provincial level had record rooms where official documents such as letter, departmental record, survey report were preserved। देखिए वहाँ पे हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में क्या होता था, एक रिकॉर्ड रूम होता था, ठीक है, जहाँ पे क्या रखा जाता था, सारी चिट्ठियाँ रखी जाती थी, सर्वे रिपोर्ट रखे जाते थे, ठीक है, और रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, सब वहीं पर रखे जाते थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर्वे। सर्वे क्या था, सर्वे आज भी होता है, तो देखते हैं तब सर्वे कैसा था, क्या होता था। The British appointed surveyors to inspect and report on the relief, vegetation and the economic and social condition of various region of India। देखिए अंग्रेजी शासकों ने सर्वेयर्स रखे, ठीक है, ऐसे लोग जो सर्वे करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोला, उनको ऑर्डर दिया गया कि वेजिटेशन और इकोनॉमिक सोशल कंडीशन पे क्या किया जाए, सर्वे किया जाए कि भारत के किस कोने की स्थिति कैसी है, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ क्या है, ठीक है, या फिर वहाँ का वेजिटेशन क्या है, सबके बारे में सर्वे किया जाए। These report help the British to know about the region they were to administer and help them to figure out on how to take advantage of the condition। और ये ऐसा क्यों करवाते थे, बहुत अच्छे के लिए नहीं, इसलिए नहीं करवाते थे कि जहाँ पे कमी है हम उसको पूरी कर देंगे, ये इसलिए करवाते थे कि जहाँ पे उनका फ़ायदा होगा वहाँ पे वो अपनी सेटलमेंट करेंगे, वहाँ पे वो अपना ट्रेड करेंगे, अपना व्यापार करेंगे, ठीक है। There were many other surveys like archaeological surveys, anthropological surveys and forest surveys। और कई तरह के सर्वे हुआ करते थे, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान का सर्वे, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल देखिए मैंने लिखा हुआ है, मनुष्य जाति का विज्ञान, उसका सर्वे, ठीक है। एंड फॉरेस्ट यानी जंगल्स का मतलब जंगलों का सर्वे, ठीक है। द फर्स्ट सर्वे जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन 1815। सर जॉर्ज एवरेस्ट become the surveyor general in 1830 and in 1849 the height of Mount Everest was calculated। देखिए भारत का पहला सर्वेयर जनरल 1815 में चुना गया था, जिसका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट, और ये 1830 में सर्वेयर जनरल बने थे और 1849 में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का जो हाइट था, माउंट एवरेस्ट की हाइट को कैलकुलेट किया गया था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, ठीक है। अब देखिए मैपिंग क्या था। द मैप ऑफ हैदराबाद रीजन मेड बाय डॉक्टर H.W. वोसे इन 1821। हैदराबाद शहर आप जानते हो, हैदराबाद का मैप बनाया गया था सबसे पहले किसके द्वारा, H.W. वोसे के द्वारा 1821 में। वॉज द फर्स्ट प्रॉपर जियोलॉजिकल मैप मेड इन इंडिया, ठीक है। और ये पहला
एकदम अच्छे से बना हुआ मैप था इंडिया का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, द ब्रिटिश ऑल्सो टुक इलेबोरेट स्टेप्स टू मेक द कोस्टल एरियाज एज दे वर सपोज टू बी देयर न्यू सेटलमेंट। और उन्होंने कई जगहों के, कई कोस्टल एरियाज़ के मैप बनवाए, ये देखने के लिए कि जहाँ पे कंडीशन अच्छी है वहाँ हम अपनी सेटलमेंट करेंगे, वहाँ अपनी फैक्ट्रीज डालेंगे एंड ऑल, ठीक है। मैप्स ऑफ टाउन, सिटीज़, विलेजेस, रोड्स, रिवर ब्रिजेस एंड रेलवे ट्रैक्स वर मेड। अब देखिए हर जगह के, छोटे छोटे कस्बों के, शहरों के, गाँवों के, सड़कों के, नदियों के, पुलों के, ठीक है, या रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, रेल की पटरियों तक के मैप बनाए गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लिटरेरी सोर्सेज, कुछ और सोर्सेज के बारे में जानते हैं, ठीक है। With the invention of printing press, there was great growth in production of books, magazines, newspaper and journals. There were biographies like that of Gandhiji by William Shearer, who accompanied him during the Dandi March. देखिए डांडी मार्च में डांडी मार्च गांधी जी ने किया था ना, उनके साथ एक उनके सहायक थे विलियम शीरर, उन्होंने गांधी जी की बायोग्राफी लिखी थी, ठीक है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि ऐसा लेख जो हम खुद अपने बारे में लिखते हैं, वो ऑटोबायोग्राफी होती है। और बायोग्राफी मतलब जब कोई दूसरा हमारे बारे में लिखता है, ठीक है, तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पे बायोग्राफी विलियम शीरर ने गांधी जी के लिए लिखी थी, गांधी जी की बायोग्राफी लिखी थी। रासुंदरी देवी वॉज फर्स्ट वुमन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली। रासुंदरी देवी ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बंगाली में, ठीक है, और ये पहली महिला थी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाली, ठीक है। Many books were written on the history of India such as the one by Vincent Smith। देखिए विंसेंट स्मिथ जो थे उन्होंने भारत के इतिहास के लिए बायोग्राफी लिखी थी, ठीक है, एक किताब लिखी थी, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। बुक्स दैट कंटेन कलेक्शन ऑफ स्पीचेस लाइक दैट ऑफ नेहरू और द 100 वॉल्यूम ऑफ गांधी जी कलेक्टेड वर्क्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज दे प्लेस इवेंट इन करेक्ट परस्पेक्टिव। देखिए बहुत सारी किताबें ऐसी मिली थी जिसमें नेहरू जी के और गांधी जी के स्पीचेस मिले थे, ठीक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाई दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, विच अटैक्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, ठीक है। 100 of newspaper were published in India, not only in English but also in regional languages। बहुत सारी अखबार छापे गए, केवल अंग्रेज़ी में नहीं, कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस में छापे गए। द मोस्ट फेमस वर बाल गंगाधर तिलक केसरी इन मराठी, ठीक है, और सबसे फेमस अखबार कौन सा था, अखबारों में से एक था बाल गंगाधर तिलक का केसरी, जो किस लैंग्वेज में लिखा जाता था, मराठी लैंग्वेज में। और मिरातुल अकबर जो थी वो अखबार किसका था, राजा राम मोहन रॉय का था, जो पर्सियन में लिखा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेशनल म्यूज़ियम देखिए सलारगंज नेशनल म्यूज़ियम का मतलब होता है राष्ट्रीय म्यूज़ियम। क्या था, म्यूज़ियम में आपको पता है कि पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, या जो बहुत फेमस चीज़ें हिस्ट्री की रही होंगी वो रखी जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा रखा कॉइन्स रखे हुए हैं, पेंटिंग्स हैं, ज्वेलरीज हैं, हथियार हैं, कई सारी चीज़ें कहाँ पे रखी गई हैं, सलारगंज म्यूज़ियम में, ठीक है, जो कहाँ पे है, हैदराबाद में है। और यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा वैरायटी मिलेगी आपको कलेक्शन की, ठीक है। द म्यूज़ियम हैज़ प्रोवाइडेड ए परफेक्ट एम्बायंस फॉर द डिस्प्ले ऑफ प्राइसलेस ज्वेल्स ऑफ निज़ाम्स। यहाँ निज़ाम जो थे वो भी शासक थे, ठीक है, तो निज़ाम्स के भी जो ज्वेल्स थे वो सब आपको इस नेशनल म्यूज़ियम में मिलेंगे, ठीक है। नेशनल आर्चीव्स क्या है, देखिए नेशनल आर्चीव का मतलब होता है राष्ट्रीय संग्रह, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे भी मिली हैं। देयर आर एक्चुअल प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट
order, legal acts, letters, diaries of official, letter written by nationalist leader and record of court proceeding। देखिए नेशनल आर्चीव्स में क्या चीज़ें आ जाएंगी, उस समय जो सरकारें रही होंगी जब वो कोई ऑफिशियल लेटर लिखते थे, ठीक है, या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालते थे, तो वो सारी जगह वो सारी चीज़ें भी रखी गई हैं। ओके, जो तब के नेता हुआ करते थे, जो लीडर्स हुआ करते थे, उन्होंने कुछ मतलब अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो रखी होंगी, जो चिट्ठियाँ लिखी होंगी या उनकी जो डायरीज़ हैं, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। It has a vast amount of space for keeping, preserving and protecting all these invaluable record and it uses scientific method for preservation। देखिए इन चीज़ों को जहाँ भी रखा जाता है वो क्या होना चाहिए, वो जगह बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत क्वालिटी स्पेस होता है वहाँ पर कि जहाँ पे उन चीज़ों को एकदम प्रोटेक्टली, एकदम सेफली रखा जा सके, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे। आपको पता है अपनी यूज़र आईडी और लॉगिन का यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे।